डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस के उन नेताओं में से हैं जो अपनी साफ छवि और बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर अजय कुमार भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी हैं और आईपीएस अधिकारी के रूप में बिहार और झारखंड में काम कर चुके हैं। आप 1994 से 1996 तक जमशेदपुर के एसपी के पद पर भी रह चुके हैं। अपने इस कार्यकाल के दौरान आप काफी चर्चा में रहे। आईपीएस से इस्तीफा देने के बाद आपने कुछ समय तक कॉरपोरेट जगत में काम किया और फिर राजनीति में शामिल हुए। डॉक्टर अजय कुमार बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली झाविमो के टिकट पर 2011 में जमशेदपुर से लोकसभा के लिए चुने गए और सांसद बने। कुछ समय बाद आपने अपने समर्थकों के साथ झाविमो छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। वर्तमान में आप कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और तमाम न्यूज चैनलों में अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आते हैं। बिहार चुनाव का परिणाम आने में महज 2 सप्ताह बाकी है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत की दावे कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर सच्चाई यह है कि इस बार इस चुनाव में बिहार की जनता बड़ी ही चतुराई के साथ अपने मत का प्रयोग कर रही है। इन्हीं तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार जी। सर, दृष्टिकोण प्रोग्राम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपसे मेरा पहला सवाल है कि 2 चरण का मतदान हो चुका है जी। अगर आपके पार्टी की हम बात करें तो वो जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी कह रहे हैं कि बीजेपी एनडीए 2/3 बहुमत से आ रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर आप जमीन पर जो लोगों से बात करेंगे तो स्पष्ट हो जाता है कि पहले 2 चरण के चुनाव में महागठबंधन की जो परफॉर्मेंस रहा है बहुत ही अच्छी रही है। और हम तो कुछ दिन पहले पटना में थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता लोग एयरपोर्ट में भी हमारी मुलाकात हुई थी। तो उनका चेहरा देख करके स्पष्ट हो रहा था कि जो है पहले 2 चरण में उनकी जो हालत है काफ़ी नाजुक है। जनता जिस उत्सुकता से नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार के समर्थन में उतरे हैं, तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि बाकी 3 चरण में भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी महागठबंधन की। कहा जा सकता है कि 3 चरण अभी बाकी हैं जिसका मतदान होना बाकी है। वहीं दूसरी ओर बिहार की जनता समझ नहीं पा रही है कि आखिरकार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार मंच साझा करने से क्यों बच रहे हैं? देखिए, ये एक विरोधी दल का एक अफवाह फैलाने का, जनता को गुमराह करने का एक प्रयास है। तीनों बड़े बड़े नेता हैं, तो तीनों लोग अगर चारों, जैसे राहुल जी हो, सोनिया गांधी जी हो, नीतीश जी हो, लालू जी हो, अगर वो अलग अलग जगह पर प्रचार करते हैं तो उसका असर ज़्यादा पड़ता है, आप ज़्यादा स्प्रेड आउट होते हैं। तो और हमारी विरोधी दल को तो ज़्यादा चिंता है कि हम लोग एक मंच पर क्यों नहीं आ रहे। इनको ये चिंता करनी चाहिए कि जिस तरह से, जिस रफ्तार से ज़मीन से इनकी खिसक रही है, तो उस पर ज़्यादा चिंता करें। अगर महागठबंधन बहुमत से बिहार में आता है तो कांग्रेस किस तरीके से उनके साथ रह पाएगी? देखिए, एक महागठबंधन जब सरकार में आएगी तो एक महत्वपूर्ण भागीदारी होगी कांग्रेस की। और जिस तरह से नीतीश जी ने विकास पिछले 10 साल में किया है, मुझे पूरा आशा है कि जो कमियां अभी बची हुई है, जैसे खास तौर से कृषि से संबंधित उद्योग के बारे में, या बहुत सारे काम अभी भी बचे हुए हैं। हम लोग का नारा है कि न्याय के साथ विकास जो है, तो ये सुनिश्चित करना है कि समाज के सभी वर्ग को, दलित हो, अत्यंत पिछड़ा हो, फॉरवर्ड के लोग हो, गरीब, जो भी लोग हो, सबके जो है विकास साथ में हो। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी उस नए बिहार के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि काफी समय तक बिहार में कांग्रेस शासन में रही, उसके बाद लालू प्रसाद यादव का जंगल राज। इसके अलावा उनका कहना है कि चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या कांग्रेस हो, दोनों ही बिहार की बदहाली के लिए जिम्मेदार हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल की सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि ये अपने सफलता के बारे में तो कोई चर्चा कर नहीं पाते हैं। वो पूरे समय जो है किसी न किसी के ऊपर दोष थोपने की कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने अच्छे काम को प्रचार करने में असफल रहे। इस देश में पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा कटौती अगर गरीबी की हुई है तो वो मनमोहन सिंह जी के समय में हुआ है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 17 मई को जो है 2014 में ये देश पैदा हुआ है, उससे पहले ये देश के दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण परमाणु शक्ति नहीं रहा,
ये नहीं रहा कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पावर रहा। बिहार झारखंड के बंटवारे के बाद आपकी सरकार केंद्र में थी, लेकिन अगर देखा जाए तो आपकी पार्टी संसाधन विहीन जो बिहार है उसको मजबूती प्रदान नहीं कर पाई। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार की सबसे बड़ी संसाधन जो है वहाँ की जनता है। और आप देख लीजिएगा कि झारखंड के अलग होने के बाद बहुत लोगों को लगा कि बिहार को बहुत बड़ी नुकसान होगी, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पिछले 10 साल में जिस तरह से बिहार की जो विकास दर बढ़ा है वो पूरे, अगर आप, क्योंकि गुजरात मोदी जी और अमित शाह वहीं के हैं और इन्हीं दो के पोस्टर दिखाई देते हैं हर जगह बिहार में, तो इसलिए उस पर टिप्पणी करना आवश्यक है कि हर साल पिछले 10 साल में बिहार की विकास दर जो गुजरात से ज़्यादा रहा है। पहली बात यह है। दूसरी बात है कि बिहार के विकास अगर 10 साल में, क्योंकि 10 साल के रिकॉर्ड पर नीतीश जी के नेतृत्व पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर आप देख लीजिए शिक्षा में, कृषि उत्पादन में, रोड में, पुल में, सभी जो आम जनता से संबंधित, स्वास्थ्य में, उसमें विकास रहा है। आगे की जो अगर आप भविष्य के बिहार को देखना चाहेंगे तो हम लोग का ये सपना है कि वो खास तौर से कृषि उद्योग से संबंधित उद्योग पर जो हम लोग को ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। बिहार के बच्चे लोग बाहर जाते हैं पढ़ाई के लिए, तो ये सुनिश्चित करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजेस वहाँ पर स्थापित किया जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि नीतीश जी को फिर से मौका मिलने पर ये सब काम पूरे होंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो कृषि प्रधान बिहार के जितने भी उद्योग धंधे थे कांग्रेस के शासनकाल में शुरू हुए और बंद भी हो गए। अगर चाहती आपकी पार्टी तो ऐसा नहीं होता और उद्योग धंधे चल रहे होते। देखिए, अगर बिहार में अधिकांश इंडस्ट्री में अगर आप देख लीजिएगा, ये जरूर हो सकती है कि पॉलिसी में फोकस जो है पूरी तरह से कृषि संबंधित उद्योग पर नहीं रहा, और अगर आप इसको कमी के रूप में देखेंगे ये सही बात होगी। कांग्रेस सरकार ने बहुत सारे अच्छे काम किए, लेकिन कुछ काम जो है कुछ अधूरा रह गए। जरूर आप, जैसे आपने कहा था कि फूड प्रोसेसिंग हो, कोल्ड चेन हो, ये सब काम जो है जिस रफ्तार से होनी चाहिए थी नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप कृषि उत्पादन के बारे में अगर चर्चा करेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में देखेंगे, तो बिहार की योगदान जो है बहुत बढ़िया है इस देश के लिए। और उसमें हम जरूर ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस के पार्टी की तरफ पूरी श्रेय जानी चाहिए, लेकिन काफ़ी हद तक जो आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार का बहुत बड़ी योगदान रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के इम्प्रूवमेंट में। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा डॉक्टर अजय कुमार से बातचीत का सिलसिला। कि हम लोग को अपना संगठन मजबूत करना है। पिछले 15-20 साल से धरातल पर जो है कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है उतनी अच्छी नहीं रही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से धर्मनिरपेक्षता की लगातार बातचीत हो रही है, धर्मनिरपेक्षता के वायदे से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो बिहार की जनता है वो दूसरे राज्यों में जाकर एक तरीके से गाली नहीं सुनना चाहती है। वो चाहती है कि उसके स्टेट में ही काम मिले उसे, वो वहीं पे काम करे। तो ऐसा नहीं लगता है कि जो विकास का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया है? देखिए, इस देश में अफसोस की बात यह है कि हम धर्मनिरपेक्षता को जो है विकास से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज़ हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि आप देखेंगे कि हाल में यूपी में जब उपचुनाव हो रहे थे तो करीब 600 जो है सांप्रदायिक घटना घटी। झारखंड में जो है, बिहार में चुनाव हो रहे थे तो झारखंड में इनके जो संबंधित लोग हैं उन्होंने जो है ये आम चर्चा हो गई है कि उस तरह से घटना बढ़ रही थी। बिहार में 2013-2015 के बीच में 300% जो बढ़ोतरी हुई सांप्रदायिक घटना में। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहा है। ये आम चर्चा हो चुकी है कि चुनाव जीतने के लिए ये इस तरह की रणनीति निभा रहे हैं, और ये देश के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। वो अलग बात है। विकास की जहाँ पर चर्चा हो रही है, हम बार बार आपको ये कहना चाहेंगे कि आप कहीं से भी आंकड़े अगर आप निकालेंगे तो नीतीश जी के पिछले 10 साल के जो काम हुआ है, हर एक आदमी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, हमारे विपक्ष के लोगों को हार्वर्ड का बड़े शौक है, तो यहाँ तक बिल गेट्स जो है वो भी कहते हैं कि जिस तरह से विकास हुआ है, हमारा रणनीति ये है कि आम जनता को शिक्षा, विकास, स्वास्थ्य, रोड,
बिजली, ये सब सुविधा प्राप्त करके फिर आगे बढ़ाने के, ताकि सबकी जो है इस देश में जो इस देश के विकास के जो फल है सबको मिले। चुनाव के समय बिहार की जनता सूखा और महंगाई से परेशान है। अगर देखा जाए तो आपकी पार्टी इन तमाम मुद्दों को भुनाने में असफल रही, ऐसा क्यों? लेकिन आप देख लीजिएगा, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, कांग्रेस पार्टी हो, संसद से लेकर रोड तक आपने देखा होगा कि सूखा के बारे में अमरावती, तेलंगाना, हर जगह जो है राहुल गांधी जी गए हुए हैं। इस देश में 380 जिले में सुखाड़ की स्थिति है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को एक बार भी जाने का मौका नहीं मिला है। ये 25-30 बार बिहार जा सकते हैं, लंदन जा सकते हैं, जापान जा सकते हैं, लेकिन अभी तक एक भी जो है सूखाग्रस्त जिला के जो दौरा उन्होंने नहीं किया। बिहार से सटा हुआ नेपाल है, वहां पर नया संविधान लागू हुआ। अगर देखा जाए तो बिहार के भारी संख्या में लोग जो बिहारी हैं वो नेपाल में भी रहते हैं। वहाँ पे जो बिहार के लोग रह रहे हैं काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनके हितों की अनदेखी हुई है। लेकिन अगर अभी की बात करें तो उनकी बातों को ना तो केंद्र सरकार सुन रही है। कांग्रेस का क्या रुख है इन तमाम मुद्दों? पड़ोसी के बीच में संबंध के विषय में वो खासतौर से केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। यही मोदी जी इतने बड़े बड़े पब्लिसिटी करके नेपाल गए, बड़े बड़े भाषण उन्होंने बातें कही, और आप देख लीजिएगा वर्तमान में हमारे चारों तरफ से सभी जो पड़ोसी देश हैं नाराज हैं इस देश से। तराई के वहाँ के जनजाति लोग हैं, वहाँ के जो मधेसी लोग हैं, जिसके परिवार बिहार और यूपी में भी हैं, उनको लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ और कुछ उस मामले में जो है उनकी भावनाएं सही हैं। लेकिन इसके समाधान अगर भारत सरकार पहले से नेपाल के राजनेतागण के साथ बैठ करके कोई बीच वाला रास्ता निकालते तो अच्छा होता। अब जो है नेपाल में एक आर्थिक नाकाबंदी की स्थिति चल रही है। नेपाल और भारत के बीच में जो इतने महत्वपूर्ण संबंध है वो नेपाल धीरे धीरे चीन की तरफ बढ़ रहा है। तो ये मोदी सरकार की पब्लिसिटी के चलते हुए पूरी तरह से सिर्फ जब ये प्रचार और पैकेजिंग में पूरे अपने मार्केटिंग में टाइम बर्बाद करते हैं, तो इसकी नतीजा है। अगर बिहार की बात करें तो ज़्यादातर समय में कांग्रेस सत्ता में रही है, लेकिन अगर पिछले 20 सालों की बात करें तो लगातार कांग्रेस जो है बिहार में अपना जनाधार खोते हुए चली जा रही है। इस बार देखा जाए तो 40 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरीके से बिहार की जनता में भरोसा कर पाएंगे आप लोग? देखिए, एक चीज़ है, अगर आपका ये कहना जरूर सही है कि हम लोग को अपना संगठन मजबूत करना है। पिछले 15-20 साल से धरातल पर जो है कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है उतनी अच्छी नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम चल रहा है और सोनिया जी का कार्यक्रम चल रहा है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर्स का, कि ज़मीन से जो है पार्टी को मजबूत किया जाए, तो आप उसके जो है नतीजा अगले 2-3 साल में देखेंगे। आप पहले ब्यूरोक्रेसी में थे, अब राजनीति में हैं। अगर बिहार की बात करें तो आपको बिहार की वास्तविकता बहुत ज़्यादा पता है। अगर आपका गठबंधन सत्ता में आता है तो आप किस तरीके से बिहार को समस्याओं के दुष्चक्र से बाहर निकालेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार का अगर आप विकास चाहते हैं तो आपको जो है ना कृषि को मान करके सभी उद्योग को उस दृष्टिकोण से स्थापित करने की आवश्यकता है। देखिए, आपको बिहार में सॉफ्टवेयर पार्क वगैरह बना करके जो है कुछ बड़ी सफलता मिलने वाली नहीं है। यदि आप नौकरी के रूप में देखेंगे तो आपको जो है जैसे कि बिहार में जैसे लीची हो, चावल हो, गेहूँ हो, गन्ना हो, सब्जियां हैं, तो कोल्ड स्टोरेज हो, प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हो, तो उद्योग को लेकर के, और उद्योग को अगर कृषि को अगर आप ध्यान रखना चाहेंगे तो सिंचाई पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको ध्यान देना पड़ेगा कृषि संबंधित उद्योग पर, आपको ध्यान देना पड़ेगा स्वास्थ्य, आपको ध्यान देना पड़ेगा रोड पर, आपको ध्यान देना पड़ेगा शिक्षा पर। और शिक्षा में सिर्फ प्राथमिक शिक्षा नहीं, सिर्फ स्कूली शिक्षा नहीं, लेकिन आपको कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, क्योंकि देखिए बिहार के अगर आप छात्र छात्राओं को देखेंगे तो पूरे देश में जो है उन्होंने नाम कमाया है। तो यदि आप ऐसे मेधावी छात्रों को जो है मौका देना चाहते हैं तो बिहार में और मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की स्थापना करना अनिवार्य है। तो उस दृष्टिकोण से अगर हम लोग सफल हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि बिहार का बहुत बड़ा विकास होगा। वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में सबसे बड़ा समस्या क्या है ना कि इनको जो है मिथ्या और इतिहास के बारे में जो है हर वक्त कंफ्यूजन रहता है। इतिहास गवाह है कि अंबेडकर जी हो या जयप्रकाश नारायण हो, बीजेपी और आरएसएस ने कभी याद नहीं किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बातचीत करते हैं डॉक्टर अजय कुमार जी। इस बार के चुनाव प्रचार में जहां एक और एनडीए, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जी, रावण, कंस, शैतान, डीएनए इसके अलावा अगर बी पॉलिटिक्स की बात करें, इन तमाम मुद्दों को जमकर उछाला। आपकी पार्टी खामोश रही इन तमाम मुद्दों को लेकर, आपका रुख क्या है? हम लोग के हर वक्त प्रयास रहा है कि किसी तरह से, जिस तरह से राजनीतिक स्तर के जो राजनीतिक बहस की जो स्तर है उसको ना गिराया जाए। परंतु अगर आप देख लीजिएगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने ये राजनीति, जिस तरह से राजनीति का, जिस तरह का भाषा का प्रयोग करने प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो शुरू किया है, उसका पूरा नतीजा आपको जो है पूरे देश भर में जो है आप नेता लोगों के बीच में देखने को मौका मिलता है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो बुरे शब्दों के इस्तेमाल करते हैं या आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल करते हैं, तो हमको भी करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी, और अगर आप कांग्रेस पार्टी के नेता का अगर भाषण आप सुनेंगे तो हम लोग उस तरह के भाषण या शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं किया है। और हम लोग के यही अनुरोध होगा कि सभी को कि इस तरह के जो है एक दूसरे को नाम देना, पुकारना, इस तरह से जलील करना उचित नहीं है। मोदी जी बिहार के लगभग तमाम रैलियों में एक बात कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जी ने जो कांग्रेस से हाथ मिला लिया है, उन्होंने जयप्रकाश नारायण को बदनाम कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में सबसे बड़ा समस्या क्या है ना कि इनको जो है मिथ्या और इतिहास के बारे में जो है हर वक्त कंफ्यूजन रहता है। और छोटा सा उदाहरण, ये बार बार जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना रहे हैं सरदार पटेल जी के स्टैचू में, ये कहते हैं कि जैसे कि सरदार पटेल इन आरएसएस और बीजेपी को बहुत चाहते थे। सच्चाई ये है कि आरएसएस को जो प्रतिबंध लगाने वाले एक व्यक्ति अगर इस देश में है तो वो सरदार पटेल थे। जयप्रकाश नारायण के बारे में अचानक मोदी जी को इतने याद आने लगे। पिछले 60 साल में जो आरएसएस और बीजेपी ने कभी जो जयप्रकाश जी की याद नहीं की। अंबेडकर जी, दूसरी तरफ अंबेडकर जी के बाद अंबेडकर जी को भी जो है पूरी तरह से, जिस तरह से गले लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी अंबेडकर जी का जन्म तिथि से लेकर ना तो आरएसएस ना तो बीजेपी ने कभी मनाया। आरएसएस, और एक और चीज हम कहेंगे, जब अंबेडकर जी और जयप्रकाश जी साथ में चुनाव लड़ रहे थे 1956 में, तो उन्होंने ये कहा था कि कभी भी जनसंघ और आरएसएस जैसे रिएक्शनरी फोर्सेस के साथ हम लोग समझौता कभी नहीं करेंगे। तो जिस पार्टी से मोदी जी आते हैं और जिस विचारधारा से आते हैं, उन्होंने तो हर वक्त जो है ज्योति फुले जैसे जो अंबेडकर जी के गुरु थे, और अंबेडकर जी को तो गाली दी है। हमें उनको जो उनके काम पर जो है हर वक्त अंबेडकर जी के खिलाफ रहे ये सब लोग। जयप्रकाश जी के बारे में तो जयप्रकाश जी के तो नाम कभी याद आते ही नहीं थे। तो ये सब चुनाव के समय मार्केटिंग के तौर पर मोदी जी और आरएसएस और बीजेपी के लोग को याद आना अच्छी बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि अंबेडकर जी हो या जयप्रकाश नारायण हो, बीजेपी और आरएसएस ने कभी याद नहीं किया। और इसमें हम जरूर ये कह सकते हैं कि जयप्रकाश जी, नेहरू जी हो या इंदिरा गांधी जी, इमरजेंसी के समय छोड़ करके दोनों के बीच में बहुत ही मधुर संबंध था। और वर्तमान में जिस तरह से लोग को डर है कि अगर वो कुछ सरकार के खिलाफ बोले तो उनकी कार्रवाई हो रही है, तो लोग आम चर्चा हो गई कि इस देश में एक अघोषित आपातकालीन स्थिति है। तो 40 साल पहले की बातें छोड़िए, वर्तमान की अघोषित आपातकालीन स्थिति के बारे में मोदी जी और उनकी सरकार के लोग बताएं। इस बार के चुनाव में ऐसा लग रहा था कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं शायद वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव मतदान का समय पास आता गया, विकास पीछे रह गया और जाति हावी हो गई।
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बीच हम ये कहेंगे कि इनकी जो रणनीति हर वक्त रही है, इनकी नींव की जो है सांप्रदायिकता पर टिकी हुई है, दीवार जो है जातीयता पर है, और ये विकास का जो है व्हाइट वॉश पोछा लगाते आप जनता को जो है गुमराह करते रहे हैं। अगर वो उनके अलायंस को अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा कास्टिस्ट अलायंस तो वो है। जितने भी उनके जो घटक दल है वो किसी भी कास्ट फॉर्मेशन से संबंधित है। अब आरजेडी को कम से कम एक कास्ट फॉर्मेशन का तो संबंध नहीं रखता है, वो जेडीयू का नहीं रखता है, कांग्रेस तो नहीं रखती है। तो असली जातिवादी को फैलाने की जो आरोप अगर कोई लगा सकता है। और दूसरी बात है, ठीक कहा कि जैसे कि मान लीजिएगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने के लीडर्स ने फॉरवर्ड कास्ट को एक तरफ करने का पूरी तरह से पॉलिटिक्स किया है, हम तो कह रहे हैं कि अगर जिस तरह से वो पूरे फॉरवर्ड को एक तरफ एकत्रित करना, वो भी तो बहुत खराब जाति कास्टिज्म की राजनीति है। हम लोग को अगर नए भारत का निर्माण करना है तो ये सुनिश्चित करना है कि दलित, आदिवासी, अत्यंत पिछड़ा सभी लोग जो है, समाज के गरीब लोग को जो है विकास करने का या अपने पूरी तरह से कम सरकार के तरफ से मौका मिले कि वो अपने क्षमता के जो है उसका क्षमता पूरी तरह से फ्लावर हो सकता है। आखिर में आपसे एक सवाल, बिहार को लेकर आपका अपना दृष्टिकोण क्या है? देखिए, अगर हम नीतीश जी के पिछले 10 साल के जो है सरकार अगर हम देखेंगे, हम सब लोग को खुशी इस बात की है कि अगर आप महिला के अगर आप साइकिल वाली योजना भी देख लेंगे तो इस या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग को जो है, जाति के लोग को उन्होंने जो आरक्षण दिया था पंचायत और पंचायत राज वाले सिस्टम में, जिस तरह से उन्होंने पुल रोड की जो विकास निर्माण किया, जिस तरह से उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा पर उन्होंने ध्यान दिया, जिस तरह से उन्होंने कोशिश किया, जिस तरह से उन्होंने कृषि के ऊपर भी काफ़ी उनका ध्यान रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर नीतीश जी को अगले 5 साल फिर से मौका मिले तो बिहार को जो बचे हुए अधूरे जो सपने हैं, खासतौर से शिक्षा के रूप में, और हम बार बार कहते हैं कि बिहार के बच्चे लोग जो है जो सक्षम है वो बाहर चले जाते हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, वो बिहार में रह करके अपनी मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें। और जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है तो आप देखेंगे कि जैसे कि नोएडा में अगर या दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो उसी तरह से धीरे धीरे वहाँ पर उद्योग या नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज आएगा। और कृषि से संबंधित, क्योंकि कृषि के माध्यम से, क्योंकि बिहार में 80% लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो हम लोग को सिंचाई के रूप में, कोल्ड स्टोरेज के रूप में ऐसे काम करने की आवश्यकता है ताकि जो है बिहार के सभी जनता मध्य वर्ग में पहुंचने के लिए हम लोग एक सरकार, ऐसा सरकार गठित करें जो पूरा 5 साल जो है बिहार को एक मिडिल इनकम प्रदेश के रूप में अगले जो बनाने में सफल हो। तो हमारा सपना है कि पूरे बिहार को जो है, पूरी प्रदेश को एक मिडिल क्लास कृषि संबंधित प्रदेश बनाने में अगर हम सफल हो जाएंगे तो 2 चीज़ रहेगा। एक तो लोग अपने जो है घर पे रहेंगे, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, और वो जो है खुशी से अपने प्रदेश में रह करके अपने परिवार का जो है पालन पोषण करने में सफल होंगे। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ममता जी। चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार आखिरी दौर में है। एनडीए और महागठबंधन दोनों पार्टियां यह मानकर चल रही हैं कि इस चरण का मतदान यह तय करेगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन मनाएगा दिवाली और किसका निकलेगा दिवाला। फिलहाल इस सवाल का जवाब तो भविष्य में ही पता चलेगा। आप हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए महुआ टीवी।